कैसे आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 द्विघात समीकरण दोस्तों। इस प्रश्नावली के बहुत ही गजब प्रश्नावली है, लगभग एग्जाम में एक प्रश्न इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 4.3 हम पढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 9 तक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं दोस्तों। वीडियो जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा रही हैं और आती रहेंगी वीडियो दोस्तों, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कौन सा है। मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कब लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न दिया जाए, ये बात बताई जा रही है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत गजब प्रश्न दोस्तों। मिनिमम 4 नंबर तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 6 नंबर आ जाए ये आपका भाग्य होगा दोस्तों। तो बहुत गजब प्रश्न क्या है। मैसूर और बंगलौर के जो बीच डिस्टेंस है वह 132 किलोमीटर है और एक शर्त बताई गई। क्या बताई गई? 2 गाड़ियां हैं, एक सवारी गाड़ी है दोस्तों, एक एक्सप्रेस गाड़ी। मतलब पैसेंजर तो भाई रुक के चलेगी और जो एक्सप्रेस गाड़ियां होती हैं वो बहुत कम स्टेशनों पर रुकती हैं, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। और यही बात इस क्वेश्चन में बताया गया। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, क्या हो, अधिक हो, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। पता नहीं है कि 60 से चल रही कि 350 से चल रही, कुछ भी नहीं पता, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। और तथा एक्सप्रेस मीन्स सुपर फास्ट, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का तात्पर्य सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी दोस्तों। चाहे कल्पना कर लीजिए चाहे वास्तव में, यदि पैसेंजर गाड़ी 70 की स्पीड से चलती है तो याद रखिएगा जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है वो ज़्यादा ही चलेगी, कम नहीं चलेगी। तो इसीलिए सवारी गाड़ी में 11 किलोमीटर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ है, दे रखा तय की गई दूरी जो दूरी दे रखा दोस्तों वो क्या दे रखा है, मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर है। कुल दूरी दोस्तों कितनी है, 132 किलोमीटर की दूरी है। और यदि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें अलग अलग निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों इसमें चाल मान लिया है, दूरी दी हुई है, समय गायब है। तो क्या कहेंगे आप मानेंगे, माना सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय आप T1 कह सकते हैं, पहला टाइम, ठीक है। सवारी गाड़ी दोस्तों सूत्र पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये अच्छी तरह आप जानते होंगे। और दूरी आपका दे रखा है 132 बटा समय, चाल कितना देर माना है आपने, x किलोमीटर। तो ये हो गया किसका, माना सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय T1 बराबर दूरी बटा चाल। सूत्र होता है दूरी 132 है, 40 की x है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए या इसी प्रकार या इसलिए कह दीजिए शॉर्ट में, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय T2 कह दीजिए, सेकेंड टाइम T2। सूत्र तो आपका वही होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों, 132 है,
चाल कितनी है x प्लस 11। एक्सप्रेस का चाल सवारी गाड़ी के अकॉर्डिंग 11 किलोमीटर घंटा अधिक है, प्रति घंटा अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन पूरा तैयार हो गया। अब इसमें क्या रखा है, अब यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो दोस्तों सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या करती है, कम समय लेती है एक्सप्रेस गाड़ी। तो आप क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न बन गया, 132/x बराबर 132/x प्लस 11 कम लेती है, यानी 1 घंटा ज़्यादा चलेगी, है कि नहीं। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या करती है, वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। बस दोस्तों आपको उम्मीद है इक्वेशन बनाना समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, किस तरह से इसे हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस इक्वेशन को आप इधर लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर उधर बचा आपका 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यदि आपको दिख रहा हो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जब अंश दोनों क्या हो, एक समान हो, तो कॉमन ले लीजिए, सबसे बेहतर। 132 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 1/x माइनस 1/x प्लस 11, यही तो बचेगा भाई। 132 तो यहाँ चला आया, एक ही तो बचेगा बराबर 1। दोस्तों उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को मेटना पड़ेगा तभी इसके आगे सॉल्व हो सकता है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया इक्वेशन बन गया दोस्तों, और आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और सवाल होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इस सिचुएशन में x और x प्लस 11 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा वो देखते हैं। आ जाएगा x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 11, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो x प्लस 11 माइनस 1 का x से हो जाएगा, x से कम x बराबर 1, तो बराबर 132। x कैंसिल, तो क्या बचा, 11/x का गुणा इसमें करवा देंगे, x² प्लस 11 का गुणा x में 11x बराबर 1। तो दोस्तों अब बटा 1 तो इसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 132 गुणा 11, इसमें बटा 1 अपनी तरफ से, तो 11 दूना 22 की 2, 11 त्रिका 33, 33 2 35 की 5, 11 3 11 3 1452 बटा 1 गुण इसमें करवाएंगे, कोई फ़र्क नहीं आने वाला, सेम चीज़ बचेगी, सेम चीज़ दोस्तों बचेगी बराबर 1 बटा 1 अपनी तरह से तिरछा गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा 1452, ठीक है। तो x² प्लस 11x बराबर 1452, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर लाना पड़ेगा तभी आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। दोस्तों ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक गुणनखंड जो फेमस मेथड है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, वो दोस्तों बड़े आसान होते हैं। तो हम उसी से करेंगे। आप लिखेंगे क्या, a बराबर 1, b बराबर 11, c बराबर माइनस 1452। दोस्तों जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले प्रश्नावली 4.1 4.2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब समझ में आएगा कि a बराबर 1 क्यों हुआ, b बराबर 11 क्यों हुआ, c बराबर 1452 क्यों आया। दोस्तों इस क्यों का जवाब मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या दोस्तों, आप कहेंगे द्विघाती सूत्र से क्या लगाएंगे, इसमें आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र दोस्तों क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a माइनस b माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट b², b आपका 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है, c आपका 1452 है दोस्तों बटा 2a, a आपका 11 है कि नहीं, a आपका 1 है
गलती भी ना करना, नहीं गलत तो हो जाएगा जल्दबाजी में। दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ आपका -1452 होगा सी, तो -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 में 11 गुणा 121 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस दोस्तों। फिर 4 दूना 8 की 8, 4 पंचे 20 की 0, 4 चौके 16, 16 16 2 18, 4 एक कम 4 5 5808 आ गया दोस्तों, बटा 2 एक कम 2 हो जाएगा, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 8 एक 9 जोड़ देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 आपका, और ये हो जाएगा क्या 8 एक 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 5929 बटा 2। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए बहुत शानदार तरीके से -11 प्लस माइनस जब 5929 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो दोस्तों आ जाएगा 77 बटे 2। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये बताना था 5929 का वर्गमूल 77 आता है। अब क्या होता है, एक बार आप धन चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस, तो होगा नहीं 77 बटे 2। अब क्या हो जाएगा 77 से 11 घटा दीजिए, 7 से गए 6 और क्या हो जाएगा 7 से गए 6, 66 बटा 2, 2 का भाग 66 में दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 33। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक बार आप क्या कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -11 -77 बटा 2, 7 एक 8 और 7 एक 8 -88 बटा 2, 2 का भाग दीजिए 88 में तो आ जाएगा -44 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्तों आपको ये पूछना था, क्या कभी किसी ट्रेन की चाल या व्यक्ति की चाल या नदी की नाव की चाल कुछ भी ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो x क्योंकि चाल है इसलिए यह मान आपको क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक आ रहा है इसलिए छोड़ देंगे। यानी एग्जिट जो आंसर आया आपका यही वाला सही है। आप कहेंगे जो x आपने माना था उस सवारी गाड़ी की चाल माना था, आप कह सकते हैं अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस जो स्पीड से चले, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी जो चल रही है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड में चल रही है, तो 33 धन 11 बराबर हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का शानदार ज़बरदस्त जवाब आकर आया। क्या यदि सवारी गाड़ी की औसत चाल पूछी जाए तो हो गई 33 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 33 किलोमीटर चलेगी। और एक्सप्रेस गाड़ी की अगर बात की जाए तो वहीं वो 1 घंटे में 44 किलोमीटर चलेगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा हमसे जल्दबाजी में गलती हुई, उसके लिए आप भी बहुत मैनेज किया करिए, कहीं भी वैल्यू रखते समय जल्दबाजी ना करें। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा। इसके साथ ले लीजिए और अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें दे रखा है, एक तो क्षेत्रफल का योग दे रखा है वो भी वर्ग का, और एक तो परिमाप दे रखा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या माने, इसमें 2 वर्ग मान ले, एक को छोटा मान ले एक को बड़ा मान ले। ठीक है, तो आप कहेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा y मीटर है और जो बड़ा वर्ग है उसकी जो भुजा है वो क्या है x मीटर है। अब दोस्तों 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। ठीक है, होता क्या है आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर। तो आप कहेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या भाई, बड़े वर्ग के जो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, यानी इस क्षेत्रफल का वर्ग अगर कर दें प्लस इस क्षेत्रफल का वर्ग कर दें तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है 468। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। दो शर्त हैं, दो चीज़ आनी ही पड़ेंगी। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा x है तो x स्क्वायर, भुजा y है तो y स्क्वायर, 468 मीटर। दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यानी जो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे x आप लिखेंगे तथा 4x माइनस 4y बराबर 24। ठीक है, समझ आ रहा है? उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। ये 4x आया कहाँ से, हम जानते हैं क्या, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा x माइनस दूसरे वर्ग की बात है तो ये है 4y। ये 4 कहाँ से आता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब इस इक्वेशन को छोटा बना दें तो इसमें और 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर 24, या x माइनस वाई बराबर, ये इधर गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 24/4, 4 एकम 4, 4 छंगे 24। तो x माइनस वाई बराबर क्या गया 6, या x बराबर 6 धन y। ये हो गया भैया आपका समीकरण 2 तैयार। x बराबर 6 धन y, ये समीकरण आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। आप लिखेंगे हिंदी, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख देते हैं। एक समीकरण ये है तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यही तो है समीकरण 1, बस हमने कुछ चेंज नहीं की, x की वैल्यू केवल रख दी है बस। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र इसमें लगा देंगे तो a स्क्वायर यानी 36 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कहीं और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है जी, वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस, और क्या दिख रहा है 2 छंगे 12y 36 बराबर 468। ठीक है जी, एकदम सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 468 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर तो करना ही पड़ेगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 2 छंगे 12y बराबर ना करके धन 36 कहेंगे भी, धन 36 माइनस 468 बराबर उधर क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 8 से 6 गए 2, 6 से 3 गए 3 4, 432 बराबर शून्य। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये 2 का सब में भाग दे दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 2 छंगे 12 6y प्लस 2 का भाग 432 में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंगे 12 बराबर शून्य आ गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, 216 का या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लें या तो श्री धाराचार के नियम से। तो दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन थे हम लगभग सभी को द्विघाती सूत्र से लगा रहे थे, इस बार थोड़ा हम मेथड चेंज करना चाहते हैं, गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या 216 का गुणा कर लेते हैं। अच्छा यहाँ बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये 468 से 36 घटा है ना, तो दोस्तों ये होगा माइनस, तो ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ठीक है। हाँ अब सही है। तो 216 का गुणनखंड करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ कर लेते हैं 216 ऐसे, 2 एकम 2 भागना खाया 0, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चरको 8, 2 से 27, 3 से 3 27, 3 त्रिका 9,
3 एकम 3 कट गया दोस्तों, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 त्रिका 72 त्रिका 216 हो गया। अब इसमें से कुछ ऐसा जोड़ा बनाना है कि घटाने के बाद 6y आ जाए, यानी 6 आए। तो कुछ इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं। क्या बनाएं? बना रहे हैं कॉम्बिनेशन 2 दूनी 4 3 12 3 त्रिका 9 दून 18। हाँ ठीक है, 18 रुपया से अगर 12 रुपये घटा दें तो डायरेक्ट हमको 6 रुपये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। गुणनखंड विधि में तो यही होता है, बीच वाले को तोड़ना होता है, 3 रहते हैं 4 भाग में बंटवारा करना होता है। अब क्या होगा? जोड़ा बन जाएगा, दोनों में y कॉमन हो गया, तो y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? y प्लस 18। भाई y तो यहाँ उठ के चला आया, माइनस यहाँ जो चिन्ह हो वहाँ यहाँ बैठा दो। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में 12 छिपा हुआ है, तो यहाँ का बचेगा y माइनस 12 का भाग दे दीजिए 218 में, कितना हो जाएगा? 12 कम 12 9 21 12 96 बराबर 0। गुणनखंड विधि का मतलब ही एक ही लॉजिक है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आता है, यानी y प्लस 18 अगले ब्रैकेट में y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? एक बार कहेंगे y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18। क्योंकि दोस्तों चिन्ह ऋणात्मक है और भुजा कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती है, इसलिए इस वैल्यू को क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, आप लिख सकते हैं हिंदी में, क्योंकि y भुजा है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे? तथा y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12। हाँ ये मेल खा रहा है, y बराबर क्या हो गया? 12 मीटर। और आपकी क्या थी? छोटे वर्ग की भुजा हमने y मानी है ना, यानी छोटे वर्ग की भुजा जो y है वो आपके आ गई क्या? 12 मीटर। तथा अब क्या करेंगे? अब y का मान समीकरण 2 में रख दें तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रखते हैं x बराबर 6 धन y, 6 धन y की वैल्यू 12, 12 6 18 मीटर। यानी आ गया आंसर निकल कर, बड़े वर्ग की भुजा कितना आ गया? 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा कितना आया? 12 मीटर। ये दो आपके सॉलिड आंसर, एक 12 और एक 18। उम्मीद है दोस्तों आज आपको प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, बताए गए, समझाए गए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 4.4 के बेहतरीन प्रश्नों के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।